यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का जो सेशन नंबर 2 है इसके बारे में। तो आज 16 अक्टूबर और जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं मैं बता दूं कि मेडिकल एंड नर्सेज हब का दूसरा शॉर्ट्स चैनल है। मेडिकल एंड नर्सेज हब पर आपको नर्सिंग पैरामेडिकल वैकेंसीज़ के बारे में जो तैयारी करवाई जाती है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, क्लासेस ली जाती हैं। तो यहाँ पर आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के, वो अभी रिसेंट में ही जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन आए हुए थे। वो है हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड द रेडियम। तो निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन में है आपको मैरी स्क्लोडवास्का क्यूरी एंड पियर्स क्यूरी, एंड्री लुइस डेवरिन, कैसिमिर फेजेंस या फिर ओसवाल्ड हेल्मनथ गोयरिंग। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं तो इनमें से किसने है जो रेडियम की खोज की थी। और मैं बता दूं कि जिसने भी रेडियम की खोज की थी उसी रेडियम ने इनकी जान भी ले ली थी। रेडियम की जो डिस्कवरी की गई थी, क्या है, रेडियम की जो डिस्कवरी की गई थी, तो रेडियम की डिस्कवरी किसने की थी। रेडियम की डिस्कवरी की थी मैरी क्यूरी ने। किसने, जिसको आप मारिया स्क्लोडवास्का क्यूरी एंड पियर्स क्यूरी, ये दो नाम आपको याद रखना है, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी। इन दोनों ने मिलके रेडियम की खोज की थी और जो कि एक क्या थे, केमिस्ट भी थे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है कि यदि रेडियम का सिंबल आपसे पूछा जाए तो रेडियम का सिंबल क्या होता है, RA। एटॉमिक नंबर पूछें तो क्या होता है, 88। क्या है एटॉमिक नंबर, 88। और इसी रेडियम की खोज के बाद है जो इसी रेडियम ने इन साइंटिस्ट की जान भी ले ली थी। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिए। जो मैरी क्यूरी है और उनके हस्बैंड पेरी क्यूरी, इन दोनों ने मिलके ही 1898 में, कब, 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोनों का नाम। और इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी इनके लिए इस चीज़ के लिए मिला था। फिर यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार सहजीवी बैक्टीरिया में क्या मौजूद होता है। ऑप्शन में है आपको पीस, ओट्स, कॉर्न या फिर वीट। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन से आइटम है, जैसे मटर दिया हुआ है, ओट्स है, कॉर्न है, गेहूँ दिए गए हैं, तो इनमें से कौन से होंगे जो क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन को वातावरण में, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है 71% के आसपास है, तो यहाँ पे उसको स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर वो होंगे जो भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं। लेग्यूम्स प्लांट का मतलब होता है लाइक दालों वाले प्लांट हो गए, पी फैमिली हो गई, तो ये सब क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट हैं। और ये जो भी वातावरण है तो इसमें नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेंगे। राइजोबियम नाम आपने पढ़ा होगा, जो कि क्या है, राइजोबियम है जो एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में ही रहता है और यही राइजोबियम हेल्प करता है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। याद रखें यहाँ पे आप लोग 2-3 पॉइंट एग्ज़ाम में आपको आता है। राइजोबियम क्या है, राइजोबियम एक इसी तरीके का मिलता जुलता क्या है, बैक्टीरिया है जो कि जितनी भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। अब यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट में मटर की जगह आपकी दालें भी आ सकती हैं। तो जो क्या करते हैं यहाँ पर, क्या करेंगे, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द 9th नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइज्ड। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन में आपको उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर कर्नाटका में। तो जो 9वां नेशनल समिट हुआ था पब्लिक हेल्थ केयर को लेके, किसको लेके, राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल को लेके, ये हुआ था उड़ीसा के पुरी में। कहाँ पर, पुरी में। तो यहाँ पे देखिए जो 9th नेशनल समिट हुआ था, नेशनल समिट ऑन गुड एंड
रेप्लिकेबल प्रैक्टिस एंड इनोवेशन इन द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जो 9वां नेशनल समिट हुआ था उड़ीसा में, जो कि 28 फरवरी 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसकी शुरुआत की थी जो केंद्रीय मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जो जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने इसके लिए क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। याद रखिए, हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी स्पेशली कंट्री में जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइज्ड की जाती हैं चीज़ें, वो होती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। अब ये इवेंट है जो कहाँ पे हुआ, आपको याद रखना है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का जो नेशनल समिट है 9वां, उड़ीसा के पुरी में 28 फरवरी 2025 को इसकी शुरुआत की थी। किसने? जगत प्रकाश नड्डा ने, जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। फिर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 2024 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया फॉर एयर पोल्यूशन। 2024 में एक रिपोर्ट आई थी, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। एज पर दिस रिपोर्ट के वायु प्रदूषण के लिए भारत का रैंक क्या है, भारत की रैंक कौन सी है एयर पोल्यूशन के मामले में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फिफ्थ। तो यहाँ पर जिसकी फर्स्ट रही होगी मतलब वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूटेड कंट्री है। अब इंडिया की रैंक की बात की जाए तो 2023 में तो ये थर्ड थी, आई थिंक सो कि 2023 में थर्ड थी, इस बार आई है फिफ्थ। मतलब आप जो रैंक है क्या हो गई है, फिफ्थ हो गई है। मतलब शुरुआत में 4 और देश हैं जो आगे आ चुके हैं। तो यहाँ पर IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया है जो 5वां सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री बन गया है वर्ल्ड वाइड में, जो कि 2023 में तो और थर्ड नंबर पे थी। मतलब 2 पायदान हम पीछे हो गए, जो कि एक अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, तो इंडिया में एक और चीज़ यहाँ पे कही गई है कि इंडिया की है जो वर्ल्ड की 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से 13 सिटी हैं जो इंडिया की ही है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट हैं जो सबसे, नॉर्थ ईस्ट साइड की सबसे ज़्यादा हैं। तो याद रखें कि जो थर्ड प्लेस था 2023 में, वो रैंक इम्प्रूव होकर फिफ्थ हो गई, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे हम बात करें तो 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है जो कि इंडिया की 20 जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड वाइड की, उसमें से 13 हैं जो इंडिया की हैं। दिल्ली को सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल सिटी के तौर पे कंसीडर किया गया है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड दिल्ली है। और यहाँ पर याद रखना है कि जब भी, अभी तो और दिवाली आने वाली है, पटाखों के कारण दिल्ली का हाल क्या होगा आप सब लोग जानते हैं। फिर यहाँ पर नो स्मोकिंग डे 2025 इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो आपको याद रखना है कि धूम्रपान निषेध दिवस हर साल एक सेम डेट पे नहीं मनाया जाता है। याद रखिए कि जो धूम्रपान निषेध दिवस है हर साल सेम डे पे नहीं मनाया जाता। अब इस बार 2025 में कब पड़ा, 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च या 14 मार्च को। तो याद रखें हर साल है जो सेकंड वेडनेसडे होता है, क्या है, सेकंड वेडनेसडे है। सेकंड वेडनेसडे को हर साल नो स्मोकिंग डे है जो मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे है जो सेकंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। और इस बार है जो नो स्मोकिंग डे कब पड़ गया, 12 मार्च को। कब, 12 मार्च को स्मोकिंग डे है जो पड़ गया। तो यहाँ पे याद रखिए कि हर साल है जो इन एवरी ईयर जो सेकंड वेडनेसडे होता है, कब होता है, सेकंड वेडनेसडे होता है मार्च का। मार्च के जो सेकंड वेडनेसडे में हम क्या मनाते हैं, अब ये नेक्स्ट ईयर 12 मार्च की जगह 13 मार्च भी पहुंच सकता है, 14 पहुंच सकता है, कभी फर्स्ट भी आ सकता है। और इस बार की थीम क्या रखी गई, अनमास्किंग द अपील। 2025 की यदि हम थीम की बात करें तो थीम क्या है, अनमास्किंग द अपील। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च का जो सेकंड वेडनेसडे होता है उसमें मनाते हैं। इस बार पड़ा 12 मार्च को और इसकी थीम है अनमास्किंग द अपील। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एशियाज लार्जेस्ट डेंस साल फॉरेस्ट। एशिया का सबसे बड़ा घना साल के वन है। तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा घने मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में साल के पेड़ लगे हुए हैं, तो कहाँ पे हैं, माफलांग, गिर, सारंडा या फिर सुंदरबन।
कहाँ पर हैं जो सबसे ज़्यादा एशिया के सबसे ज़्यादा साल के पेड़, घने साल के वन हैं, तो वो है कहाँ पर, सारंडा। कहाँ पर, झारखंड की जो सारंडा है। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या है, झारखंड। झारखंड की जो सारंडा वन है सबसे ज़्यादा साल के घने जंगलों के लिए जाने जाते हैं। फिर यहाँ पर विच इज़ द ओनली नेशनल पार्क लोकेटेड इन झारखंड। तो झारखंड में एक लौता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन में है आपको डालमा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान या फिर पलामू टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है झारखंड का एक लौता नेशनल पार्क, वो है बेतला नेशनल पार्क। फिर एक क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन फरवरी 2025। तो 2025 में, फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन है जो चुने गए। ज्ञानेश कुमार, आलोक बनर्जी, भास्कर। 2025 फरवरी में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो है ज्ञानेश कुमार। कौन है, ज्ञानेश कुमार को, जो यहाँ पे आपको एक हंसता हुआ सा चेहरा दिख रहा है, ये हैं ज्ञानेश कुमार जी, जो कि हम बात करें तो 26 नंबर के, कौन से, 26 नंबर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो चुने गए 17 फरवरी 2025 को बाय द लॉ मिनिस्ट्री। याद रखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका चुनाव कौन करता है, लॉ मिनिस्ट्री इनको है जो चुनेगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको याद रखना है, तो इनको जो अपॉइंटमेंट तो इनकी हुई थी 17 फरवरी 2025 को, लेकिन उन्होंने अपना कार्यभार संभाला था 19 फरवरी 2025 को, और भारत के 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ओनली इंडियन वुमेन इन टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट। तो जो टाइम्स वुमेन की एक लिस्ट निकाली जाती है, तो भारत की कौन सी महिला का नाम आया है 2025 की लिस्ट में। एकमात्र भारतीय महिला है वो वंदना शिवा, मेधा पाटकर, पूर्णिमा देवी बर्मन या फिर किरण मजूमदार। ये जो नाम आप चारों पढ़ रहे हैं बहुत ही फेमस पर्सनालिटी नेम है वुमेन्स के। तो यहाँ पर टाइम्स मैगजीन में जो टाइम्स वुमेन की लिस्ट आई है 2025 में, तो इंडिया की जो पूर्णिमा देवी बर्मन है इनका नाम इस लिस्ट में आया है और कोई नहीं आई है। तो यहाँ पर जो पूर्णिमा देवी बर्मन है एक बायोलॉजिस्ट है और कंजर्वेशनिस्ट भी हैं, जो कि असम की रहने वाली हैं। कहाँ की, याद रखिए, बहुत सारे पॉइंट्स इस क्वेश्चन से आपको बनते हैं कि टाइम्स में 2025 में जो महिला सिलेक्ट हुई हैं वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। ये बायोलॉजिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट हैं, साथ ही साथ ये असम की रहने वाली हैं और 2025 की लिस्ट में भारत की इकलौती महिला हैं। इनको जो यहाँ पर इन्होंने जो एक एंडेंजर्ड प्रजाति है, जो ग्रास रूट लेवल पर काम किया है हरगिला आर्मी में। कहाँ पर, हरगिला आर्मी, जो कि एक यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं के लिए बस इसको क्यों चुना गया कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है हरगिला, तो यहाँ पर उसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, तो यहाँ पे इसके लिए इनको ये चुना गया है। नेक्स्ट वन, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन शूटिंग विथ अ ब्रॉन्ज एट पेरिस ओलंपिक 2024। भारत में अभी तक किसी भी महिला ने शूटिंग में किसी भी तरीके का मेडल नहीं जीता था, तो एक इकलौती महिला है, इसलिए आपको याद रखना है नाम। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक के साथ निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ऑप्शन में वेदिका शर्मा, मनु भाकर, अंजलि भागवत या फिर मनीषा कीर। तो ये अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नाम हैं। तो यहाँ पर शूटिंग में तो जीता है मनु भाकर ने। किसने, मनु भाकर ने। ये देखिए, भारत की तरफ से जो पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक में, वो भी शूटिंग में अभी तक कोई मेडल नहीं मिला था, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस में 2024 में जो गेम्स हुए थे, पेरिस में ओलंपिक गेम्स, उसमें इन्होंने 221.7 पॉइंट्स की रेंज में स्कोर अपना है जो किया था, और इनको क्या मिला था, ब्रॉन्ज मेडल इसके लिए दिया गया था। तो ये थे आज के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको अच्छे लगे हों। कोई भी डाउट वगैरह है तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।